शांति। आज अण्वत सप्ताह का अंतिम दिन है और आज जीवन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एक भजन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करें। आओ भाइयों स्वर्ग बनाए अणुव्रतों के द्वारा, जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। जहाँ योग प्रयोग और प्रशिक्षण से निखरे जीवन सारा, ये जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। कंधे से कंधा हम जोड़े, कदम से कदम मिलाए, सोए हुए लोगों की फिर से कोई शक्ति जगाए, कोई शक्ति जगाए। एक नया संसार बसेगा, आएगा भाईचारा, जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। अणुव्रतों की राह चलो तुम, मंजिल स्वयं मिलेगी। जीवन का विज्ञान अपनाओ, शांति चहुं ओर फैलेगी, शांति चहुं ओर फैलेगी। शिक्षा के युग में क्रांति का प्रायोगिक रूप हमारा, जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। कैसे खाए, कैसे बोले, कैसे चले और सोए, कैसे पिए, कैसे जिए, कैसे खड़े हम ओढ़े, कैसे खड़े हम ओढ़े। सहना सीखे, रहना सीखे, महाप्रज्ञ का नारा, जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। शिक्षा आज समस्या बन गई, गुरु तुलसी का कहना, मुसीबतों से मुक्त बने यह जीवन का गहना। समाधान के युग में पाए महासमन सहारा, जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। आओ भाइयों स्वर्ग बनाए अणुव्रतों के द्वारा, जीवन विज्ञान हमारा हो पावन कर्तव्य हमारा। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पर पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी।
परम आराध्य पावन चरणों में वंदन। हर्ष विराजी मणि धर्म प्रेमी भाइयों को जीवन विज्ञान एक प्रयोग है स्वस्थ समाज की रचना का। स्वस्थ समाज की रचना करना उद्देश्य है हमारा है, हम सबका। आज का समाज, वर्तमान के समाज को स्वस्थ समाज नहीं कहा जा सकता। जिस समाज में बेईमानी हो, जिस समाज में तनाव हो, जिस समाज में दहेज के लिए समस्या हो, जिस समाज में रोटी की, कपड़े की, मकान की समस्या हो, उस समाज को स्वस्थ समाज नहीं कहा जा सकता। एक नारा दिया गया आचार्य श्री तुलसी ने, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति और समाज, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति को मुख्य बताया, समाज को गौण कर दिया। समाज शास्त्रियों ने समाज को मुख्य बनाया और व्यक्ति को गौण कर दिया। आचार्य श्री तुलसी ने अणुतत्व के माध्यम से, जीवन विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का सर्वांगीण विकास हो। केवल व्यक्ति का विकास करे और समाज का विकास न हो तो वह विकास अधूरा है। और केवल समाज का विकास चाहे करे किंतु व्यक्ति का विकास न हो तो समाज का विकास कैसे होगा। समाज की जो इकाई है वो व्यक्ति है। व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। एक होता है समाज, एक होता है समझ। जो पशुओं का समूह होता है उसे समझ कहा जाता है। जो व्यक्तियों का समूह होता है उसे समाज कहा जाता है। नया व्यक्ति, नया समाज। एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर में चेतना जागे और ऐसी चेतना जागे जिस चेतना के माध्यम से उसके अंदर सर्वांगीण विकास हो। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर एक पक्षी विकास हो रहा है। या तो शरीर का विकास हो रहा है, या बुद्धि का विकास हो रहा है, या मन का विकास हो रहा है, या कहीं कहीं भावनात्मक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। एक ही व्यक्ति का सभी तरह का विकास हो, शरीर का विकास भी हो, वो भी जरूरी है। अगर शरीर कमजोर है तो तपस्या भी नहीं हो सकती, पैदल भी नहीं चला जा सकता और कुछ भी नहीं किया जा सकता। शरीर की शक्ति भी जरूरी है, तो शरीर का विकास जरूरी है। मन का विकास भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों को देखा, शरीर तो बहुत शक्तिशाली है किंतु मनोबल कमजोर है। थोड़ा सा समाचार सुना और वो अपना संतुलन खो बैठता है। वो शरीर की शक्ति क्या काम आई। बहुत सी बार देखा कि जो तपस्या करते हैं, जिनका शरीर तो मानो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन तपस्या कैसे कर लेते हैं। देखिए 90% मैंने देखा वही व्यक्ति तपस्या कर रहा है जिसका शरीर मजबूत नहीं है। शरीर तो बहुत कमजोर दिखता है, मतलब स्थूल शरीर नहीं, जिसे हम मोटापा कहते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो शरीर से मोटे ताजे हैं और तपस्या करते हैं, बहुत कम मिलेंगे। तो कारण कि यह देखा गया तपस्या जिसका मनोबल तेज है
वो व्यक्ति तपस्या करता है। तो कई लोग को देखा कि शरीर का भी विकास पूरा नहीं हुआ और मन का विकास भी पूरा नहीं हुआ और आगे चले तो भावनात्मक विकास नहीं हुआ, यानी बहुत जल्दी अपना संतुलन खो बैठते हैं। आवेश में, उत्तेजना में, वासना में जल्दी चले जाते हैं। कारण इमोशनल कंट्रोल नहीं है और बौद्धिक क्षमता भी जरूरी है। आज के शिक्षा के युग में हम देखते हैं कि एक पक्षी विकास हो रहा है शिक्षा के द्वारा, कहीं कहीं शरीर का विकास हो रहा है। शरीर के विकास के लिए योगासन कराते हैं, खेलकूद कराते हैं, घूमने ले जाते हैं, पिकनिक ले जाते हैं। शरीर का विकास हो रहा है एक पक्ष में, और ये भी देखा बुद्धि का विकास भी बहुत हो रहा है। आज का बच्चा जितना बुद्धिमान हो गया, पहले देखिए छोटा बच्चा, आप देखिए अपनी उम्र देखिए, आप जब 5 साल के थे और आज के 5 साल के बच्चों को देखो। आज का 20 साल का, आज का 5 साल का बच्चा और उस समय का 20 साल का बच्चा बुद्धि की दृष्टि से बहुत विकास किया। विज्ञान का जमाना है और विज्ञान के जमाने में, विज्ञान के युग में बच्चे ने बहुत बुद्धि का विकास किया। लेकिन कोई बुद्धि खतरनाक होती है, बुद्धि समस्या पैदा करती है तो समाधान भी कर सकती है। तो बुद्धि गुरुदेव फरमाते हैं बुद्धि के साथ बुद्धि भी होना चाहिए, और इससे आगे कहा जाए प्रज्ञा जागना चाहिए। बुद्धि एक समय तक काम करती है, कोई भी बड़ा काम वो बुद्धि से नहीं होता। चाहे गीत लिखना हो, चाहे प्रवचन देना हो, चाहे कोई ग्रंथ की रचना करना हो, ये बुद्धि से नहीं होता, ये प्रज्ञा से होता है। और जो व्यक्ति बुद्धि से प्रज्ञा में जाता है वही कुछ कर सकता है। बुद्धि चुनाव करती है कि यह छोटा है, यह बड़ा है, ये गोरा है, यह काला है, यह गरीब है, ये अमीर है। ये सब चुनाव आते हैं बुद्धि से। तो बुद्धि को सुला लिया जाए और प्रज्ञा को जगाया जाए। जब प्रज्ञा जागती है फिर ये खेद नहीं चलता, फिर खेद नहीं चलता। तो बुद्धि का विकास भी जरूरी है और भावनात्मक विकास, भावनात्मक कंट्रोल ये भी जरूरी है। ये देखा गया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत पढ़ लिख लिया किंतु वो अशांत जीवन जी रहा। बहुत सी बार समाचार पत्रों में वो देखा जाता है, सुना जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति ने तनाव से ग्रस्त होकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। कारण बुद्धि का विकास तो हुआ किंतु भावों का विकास नहीं हुआ, भावों पर कंट्रोल नहीं आया। तो वह शिक्षा, आचार्य तुलसी लिखते हैं, वह शिक्षा अधूरी है जो समस्या का समाधान नहीं करती। और इसे आगे लिखा, शिक्षा आज समस्या बन गई, सबकी एक जबान है, समाधान आपान मिल गयो वो जीवन विज्ञान है। तेरा पर बहुत सुंदर बात है। शिक्षा वो होती है, होना चाहिए। गीता में लिखा है, सा विद्या या मुक्त है। शिक्षा वह होती है जो मुक्त करे, तनाव से मुक्त करे। आज की शिक्षा से हम देख रहे हैं बच्चों में तनाव आ रहा है, भार बन रहा है, किताबों का भार, परीक्षा का भार, जीवन का भार। शिक्षा उपहार बनना चाहिए, उपहार नहीं बन रही है, गले का हार नहीं बन रही है, भार बन रही है। नॉलेज लगेज बनता जा रहा है, नॉलेज
लगेज न बने, अगर नॉलेज लगेज बनेगा तो गैरेज में चला जाए। तो आज हम सब चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो महिलाओं का भी। महिलाएं 3 तरह की महिला होती है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। कुछ महिलाएं होती है जिसमें शक्ति का विकास हुआ, दुर्गा बन गई लेकिन सरस्वती नहीं आई। कुछ महिलाएं सरस्वती यानी विद्या का विकास किया लेकिन शरीर कमजोर रह गया। और कई महिलाओं ने लक्ष्मी यानी कि धन का विकास हुआ लेकिन बुद्धि नहीं आई। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, पैसा तो बहुत है लेकिन पैसे का उपयोग कैसे करना चाहिए ये विवेक नहीं। बहुत सी बार देखा, और एक पता नहीं दुनिया का नियम है कि जिसके पास में सरस्वती होती है यानी विद्या बुद्धि होती है उसके पास में पैसा नहीं होता, लक्ष्मी नहीं होती। और जिसके पास में लक्ष्मी होती है उसके पास में सरस्वती नहीं होती। और जिसके पास में अगर दोनों हो और तीनों हो, एक ही महिलाओं में तीनों क्वालिटी आ जाए कि वह महिला दुर्गा जैसी शक्ति उसमें हो और लक्ष्मी जैसी उसमें लज्जा हो और उसमें सरस्वती जैसी बुद्धि हो, तो वो महिला की सर्वांगीण विकास करनी है। तो शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो शिक्षा से समस्या का समाधान होना चाहिए, समाधान। और इसके लिए आचार्य महाप्रभु जी ने चिंतन किया कि एक ऐसा आयाम निकाला उन्होंने जिसका नाम रखा जीवन विज्ञान। जीव विज्ञान नहीं, बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाया जाता, बायोलॉजी पढ़ाई जाती और उसमें जीवों को मारा जाता जीव विज्ञान को पढ़ाने के लिए। लेकिन जीवन विज्ञान में मारा नहीं जाता, उसे सहारा दिया जाता, उसे विकास किया जाता है। तो सर्वांगीण विकास हो तो बुद्धि, शरीर के विकास के लिए क्या करें? शरीर के विकास के 3 उपाय। शरीर के विकास के लिए खान पान पर ध्यान दें, क्या खाना जरूरी है और क्या खाना जरूरी नहीं है। केवल इतना ही कहा जाता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन जीवन विज्ञान में बताया जाता है कि ये चीज खाना जरूरी है और ये चीज नहीं खाना चाहिए। मौसम के अनुसार, उम्र के आधार पर, बीमारी के आधार पर खाना खाना चाहिए। तो शरीर के विकास के लिए भोजन पे ध्यान देना और योगासन करना। योगासन आज कितना बढ़ गया। बाबा रामदेव जी ने योग को शुरू करके योग को पुनर्जीवित कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून के माध्यम से उस योग को पूरे विश्व में फैला दिया, पूरी दुनिया में पहुंच गया योग। तो यह योग एक ऐसा चीज, केवल योग का भी योगा नहीं, एक सर्वांगीण विकास। लेकिन वर्तमान में योग का अर्थ योगासन माना जाता है, तो वो भी जरूरी है। अगर योगासन नहीं होता है तो योगिक किया जाए, वो भी नहीं हो सकता है तो हल्का हल्का घूमे, टहले, घूमना चाहिए। और घूमना हो तो कब घूमे? सुबह नहीं घूमना। घूमने का समय सही समय है शाम को, जब खाना खा लिया सूर्यास्त के पहले, तब घूमोगे तो वो खाना बहुत काम करेगा। और बताया उन्होंने, डॉक्टर दीक्षित ने, कि सुबह सुबह घूमने से नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि सुबह सुबह आप घूमने गए तो किसको बचाए? पेट तो कुछ है तो नहीं, तो क्या आपके पाचन शक्ति तेज हो जाए, फिर आप नाश्ता करोगे, टूट पड़ोगे, आपकी भूख बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, ज्यादा खाओगे, पेट बढ़ जाएगा। कितना गहरा संबंध है। तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा घूमने नहीं जाना। टहल, छत के ऊपर थोड़ा सा टहल लिए, कोई वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो लोग घूमने के लिए सुबह सुबह जाते हैं, दौड़ लगाने के लिए जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग
योगासन करे, योगिक क्रियाएं करे, मुद्राएं करे। इस तरह से शरीर के विकास के लिए 2 उपाय, भोजन और आसन। और फिर हमारे बुद्धि का भी विकास हो, बुद्धि भी हमारी अच्छी रहे। तो इसके लिए अपने जो कान है ये फालतू नहीं, कान बहुत काम के हैं। आचार्य श्री महापुरुष जी ने लिखा कि मेरे कालू बने ने बहुत कान खींचे, तो कान भी लंबे हो गए, शरीर भी लंबा हो गया और बुद्धि का और प्रज्ञा का विकास हो गया। बल्कि उनका जीवन जीत लिया, उनकी राइटिंग भी सही नहीं थी। बोले मुझे लिखना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था, सब मुझे कालू भाई ने सिखाया। ये क्या और आप समय ऐसा आया जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो व्यक्ति के ऊपर दुनिया के लोग पीएचडी कर रहे हैं, जिन्होंने जीव विज्ञान शिक्षा पद्धति का प्रवर्तन किया। ऐसा यह एक सूत्र। तो शरीर का विकास, बुद्धि का विकास, तो इसके लिए कान खींचना। आज लोग कान तो खींच रहे हैं लेकिन दूसरे के कान खींच रहे, अपने कान नहीं खींच। देखिए स्कूल के अंदर आपने ध्यान दिया होगा, पहले तो स्कूल का समय याद करो। यदि आप स्कूल में देरी से गए, देरी से पूछे तो अध्यापक क्या करेगा? बोले कान पकड़ो और दंड पे ढक लगाओ या कान खींचे। कान उनको रिमाइंड करता, नाप तो नहीं करते। कान हमारी याद दिलाता, ये अवेयरनेस बढ़ाता है, जागरूकता बढ़ाता है। तो कान खींचने से बुद्धि भी बढ़ती है और जागरूकता बढ़ती है और नशे की आदत भी छूटती है। लेकिन कान खींचने की क्रिया रात को सोने के पहले मत करना। एक बार मैं चंडीगढ़ में था, एक छोटी लड़की आई, बोले समझ जी मेरी बुद्धि कमजोर है, आपके स्कूल में आपने प्रयोग बताया था कान खींचने का, मुझे वापस बताओ। मैंने कान खींचने का प्रयोग बताया तो वो दिन में ही मुझे तो पता चला कि जागरूकता बढ़ गई। तो रात को नहीं करना सुना, धम जागरण करना है, जागना रात भर किसी काम से, तो कान खींचे जा सकते। बाकी ये प्रयोग सुबह दिन में कभी करें। जैसे प्रवचन में बैठे हैं तो प्रवचन में नींद ना आए, तो प्रवचन में व्यक्ति आपको लगे नींद आ रही है या आपको लगे पास वाला नींद ले रहा है, जैसे भाषा नींद ले रहे हैं, तो उनको बोलो कान खींच लो। कान खींचोगे जागरूकता बढ़ जाएगी। तो ये बुद्धि का विकास भी जरूरी है और मन का विकास भी जरूरी है। एक छोटा सा मंत्र, और वो कल यानी बुधवार के दिन किया जाता है। अगर आप कुछ पता हो, कोई बात नहीं बता देता हूं। ओम नमो नारायण, पीले रंग के पेपर के ऊपर लाल पेन से वो मंत्र लिखे, उस मंत्र को माथे पे रखे, दूसरा मुंह के आगे रखे और 21 बार उसको बोले, 21 बार। और उसके बाद में जिस हाथ से मंत्र बोला है उस हाथ को 3 बार चेहरे पे घुमा दो, तो चेहरा भी आपका सुंदर हो जाएगा, फिर आपको ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। इतना। ओम नमो नारद, नारद यानी ज्ञान, मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूं। यह ऐसा मंत्र प्रयोग है जो इससे इतना बड़ा फायदा होता। और एक समस्या कि जिन लोगों को परिवार में अनबन रहती है, एक दूसरे से बनती नहीं, पड़ती नहीं, ये बड़ी समस्या है। भाई भाई की नहीं बनती, देरानी जेठानी की नहीं बनती, और पति पत्नी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, आपस में अनबन रहती है। तो ऐसे 2 मंत्र तैयार करो, एक अपने लिए यहां रख लो, एक सामने बिठा लो और उसके वहां पे रखो, एक दूसरे को देखते जाओ, बारी बारी से 7 बार बोलो। 7 दिन भी नहीं होंगे, अनबन दूर हो जाए। और आपके मन में प्रश्न होगा, इतनी अनबन है, सामने तो बैठेगा नहीं,